आंसर करिए प्रश्न नंबर 111 के लिए। लक्षण ग्रंथ लिखने वाले कवि कौन हैं? हम चिंतामणि, भिखारी दास, ये आपके रीतिबद्ध कवि हैं। और इसके पहले हमने आपको कई बार बताया कि रीति सिद्ध में बिहारी जी का नाम बहुत ज्यादा पूछा जाता है। रीति सिद्ध कवि कहलाते हैं बिहारी जी। और अगला प्रश्न है, कवि कुल कल्पतरु रचना किसकी है? आंसर करिए प्रश्न नंबर 112 के लिए। आंसर करेंगे कवि कुल कल्पतरु रचना है चिंतामणि जी की। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो कवि कुल कल्पतरु जो रचना है वो चिंतामणि जी की रचना है। और मैंने अभी बताया है कि चिंतामणि रीतिबद्ध कवि हैं। कौन से कवि हैं? रीतिबद्ध शाखा के कवि हैं। ये लिखा है रीतिबद्ध। और रीति सिद्ध के कवि हैं बिहारी जी। और रीति मुक्त के कवि हैं घनानंद आलम बोधा और ठाकुर। तो इसको नोट डाउन करके रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जितने भी बच्चे जुड़े हैं वो मेरे लिए काफी हैं। बाकी आप लोग अगर शेयर कर देंगे तो शायद और लोग जुड़ जाएंगे। नायिका भेद का ग्रंथ कौन सा है? ये आपको आंसर करना है प्रश्न नंबर 113 के लिए। नायिका भेद का जो ग्रंथ है वो रत्नाष्टक बिल्कुल भी नहीं है। अभी तक जितनी बार भी जिन लोगों ने गलतियां की हैं उन गलतियों को सुधार लो। अगर किताब से पढ़कर आंसर किया है आप लोगों ने तो ध्यान दीजिए, किताब में गलत दिया हुआ है। नायिका भेद का ग्रंथ रत्नाष्टक नहीं है। देखिए रत्नाष्टक के जो लेखक हैं वो है जगन्नाथ दास रत्नाकर जी, लेकिन इन्होंने नायिका भेद पर आधारित ग्रंथ नहीं लिखे हैं। जबकि नायिका भेद का जो ग्रंथ है वो है रसमंजरी। कौन सा है? रसमंजरी जो है वो नायिका भेद का ग्रंथ है। ध्यान दीजिएगा, रसमंजरी है वो नायिका भेद का ग्रंथ है। अपनी किताब में, कॉपी में जहां भी नोट डाउन कर रहे हो, नोट्स बना रहे हो, वहां बहुत अच्छे से सही करके लिख लेना। नायिका भेद का ग्रंथ है रसमंजरी, जो कि भानुदत्त की रचना है। किसकी रचना है? तो इनके लेखक का नाम भी आप नोट कर लीजिए। भानुदत्त की रचना है रसमंजरी। ठीक है, नायिका भेद का ग्रंथ है और भानुदत्त की रचना है। जबकि रत्नाष्टक जो कि जगन्नाथ दास रत्नाकर जी की रचना है वह एक नायिका भेद का ग्रंथ नहीं है। तो इसको नोट डाउन कर लेना। बहुत से लोग सी आंसर कर रहे थे, जबकि सी आंसर नहीं है, सी गलत है। आपका विकल्प ए बिल्कुल सही आंसर है, रसमंजरी। क्लियर है? चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, रीतिकाल का अन्य नाम क्या है? तो ये सभी से बन जाना चाहिए। रीतिकाल का अन्य नाम क्या है? स्वर्ण काल, उद्भव काल, श्रृंगार काल या फिर संक्रांति काल? आंसर करिए। तो यहां पर विकल्प सी सभी का आंसर है, श्रृंगार काल। बिल्कुल, श्रृंगार काल कहा जाता है रीतिकाल को। रीतिकाल का जो अन्य नाम है श्रृंगार काल है। विकल्प सी बिल्कुल सही आंसर है, एकदम सटीक उत्तर है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, रीतिकाल की कृति कौन सी है? रीतिकाल की कृति बताना है। तो बहुत आसान सा प्रश्न है। अगर आपको रीतिकाल के जो लेखक है, जो कवि हैं, उनके बारे में पता है तो आपको रीतिकाल की रचनाओं के बारे में भी पता होगा। तो रीतिकाल की कृति कौन सी? आंसर करिए। देखिए रसमंजरी आप लोग जानते ही हैं। रसमंजरी भानुदत्त की रचना है। अभी जस्ट पिछले प्रश्न में हमने 2 प्रश्न पहले आपसे चर्चा की है। रसमंजरी जो है वो भानुदत्त की रचना है और नायिका भेद का ग्रंथ है। प्रेम सागर लल्लू लाल की रचना है, आप लोग जानते हैं। ये रचना जानने की जरूरत नहीं है। आचार्य सप्तती ये पूछी भी कभी नहीं जाएगी आपसे, तो ये रचना जानने की जरूरत नहीं है। अब बिहारी सतसई के बारे में आप आंसर करिए। तो विकल्प डी एकदम सही आंसर आ रहा है। बिहारी सतसई जो है वो रीतिकाल की कृति है। बिहारी सतसई प्रश्न नंबर 115 का डी आंसर बिल्कुल सही है। बिल्कुल, और बिहारी जी की रचना है और बिहारी जी रीति सिद्ध कवि हैं। और रीति सिद्ध आपका जो है वो रीतिकाल का ही एक भाग है, या कह सकते हैं एक शाखा है रीतिकाल की, जिसका नाम है रीति सिद्ध। उसके जो कवि हैं वो है बिहारी जी, और बिहारी जी की ही रचना है बिहारी सतसई। तो विकल्प डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बहुत अच्छा प्रश्न है, बड़ी बड़ी परीक्षाओं में पूछा जाने वाला यह प्रश्न है। प्रश्न नंबर 116 जो है वो बहुत बड़ी बड़ी परीक्षाओं में भी कई बार पूछा जाता है कि कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? कठिन काव्य का प्रेत किसको कहा जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए, कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है, बिल्कुल यहां पर विकल्प बी आंसर आ रहे हैं। देखिए, का से कठिन और का से केशव। ठीक है, का से कठिन और का से केशव। तो कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है केशव दास जी को। विकल्प बी प्रश्न नंबर 116 का विकल्प बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कठिन काव्य का प्रेत कहलाते हैं केशव दास जी। विकल्प बी बिल्कुल सही है। और ये रीतिकाल के कवि हैं, आप लोगों को जानकारी है ही, रीतिकाल के कवि हैं और रामचंद्र का इनकी रचना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कवि राष्ट्रीय काव्य धारा के प्रत्यक्ष रूप में
जुड़ा हुआ नहीं है। कौन सा कवि राष्ट्रीय काव्यधारा से प्रत्यक्ष रूप में जुड़ा हुआ नहीं है? आंसर करिए। राष्ट्रीय काव्यधारा से जो प्रत्यक्ष रूप से नहीं जुड़े, प्रत्यक्ष मतलब होता है सामने से जोड़ना, या फिर मतलब जो स्पष्ट रूप से दिखाई दे, जो सामने हो, आंखों के सामने उस चीज को वैसे प्रत्यक्ष कहा जाता है, या जो स्पष्ट रूप से दिखाई दे। अप्रत्यक्ष रूप का होना कि मतलब आड़ में रहना, यानी कि जो सामने से आकर, जैसे कहते हैं कि आपको सारी समस्याओं को प्रत्यक्ष रूप से सामना करना चाहिए, या फिर मतलब प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्टली, इनडायरेक्टली नहीं, डायरेक्टली। अप्रत्यक्ष रूप से यानी इनडायरेक्टली, और प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्टली। तो डायरेक्टली जो राष्ट्रीय काव्यधारा से जुड़े थे वो थे दिनकर जी, मैथिली शरण गुप्त जी, और आप जानते हैं दिनकर जी को और मैथिली शरण गुप्त जी को दोनों को ही राष्ट्र कवि कहा गया है, और जयशंकर प्रसाद जी, तीनों ही जो आपके हैं लेखक वो राष्ट्रीय काव्यधारा से जुड़े हुए हैं। लेकिन यहां पर जो है आपके अज्ञेय जी हैं, जो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी हैं, वो राष्ट्रीय काव्यधारा से जुड़े हुए नहीं हैं। दिनकर जी और मैथिली शरण गुप्त जी को आप सभी लोग अच्छे से जानते हैं, इनको राष्ट्र कवि दोनों को ही कहा गया है, क्योंकि इन्होंने राष्ट्र से संबंधित रचनाएं लिखी हैं, तो राष्ट्र के लोगों को जागरूक किया है। तो यहां पर सिर्फ जो कंफ्यूजन होता है वो जयशंकर प्रसाद और अज्ञेय जी में होता। और ध्यान दीजिए, अज्ञेय जी जो है वो राष्ट्रीय काव्यधारा से प्रत्यक्ष रूप से यानी डायरेक्टली नहीं जुड़े थे, प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए नहीं है अज्ञेय जी। प्रश्न नंबर 117 का विकल्प डी बिल्कुल एकदम सही आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 118 के लिए आंसर करिए, भिखारी दास कवि किस काल के हैं? ये आंसर करना है आपको। तो विकल्प बी बिल्कुल रीति काल के। भिखारी दास जी जो कवि हैं वो रीति काल के कवि हैं, और जो शाखा है इनकी वो है रीतिबद्ध शाखा। कौन सी शाखा है? रीतिबद्ध शाखा। हमने थोड़ी देर पहले ही चर्चा की थी। चिंतामणि, मतीराम और भिखारी दास ये तीनों ही रीतिबद्ध शाखा से संबंधित हैं, और इन्होंने लक्षण ग्रंथ लिखे हैं। जो लक्षण ग्रंथ लिखने वाले कवि होते हैं वो होते हैं रीतिबद्ध कवि, और उनमें आते हैं चिंतामणि, मतीराम और भिखारी दास। अब क्योंकि यहाँ पर शाखाओं से संबंधित नहीं था, यहाँ पर देखिए भिखारी दास भक्ति काल के नहीं है, आदि काल के नहीं है, और आधुनिक काल के नहीं है। क्योंकि ये रीतिबद्ध कवि है तो रीति काल से संबंधित है, तभी वो रीतिबद्ध है। तो विकल्प बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 118 का। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 119 का आंसर करें, शिवा बावनी के रचयिता कौन है? शिवा बावनी के रचयिता हैं भूषण जी, शिवराज भूषण, इनका पूरा नाम है शिवराज भूषण जी जो है वो शिवा बावनी के रचयिता हैं। अगला प्रश्न है, अलंकार रत्नाकर के लेखक कौन है? प्रश्न नंबर 120 के लिए आंसर करना है आपको। तो देखिए, अलंकार रत्नाकर के जो लेखक हैं वो हैं विकल्प नंबर जो आपका सी है, बिल्कुल सही हो जाएगा। अलंकार रत्नाकर के लेखक है दलपति राय बंशीधर। तो ध्यान दीजिएगा अच्छे से कि दलपति राय बंशीधर जो है वो अलंकार रत्नाकर के लेखक हैं। तो ये जसवंत सिंह का एक जो रचना है भाषा भूषण, उसके आधार पर ही इसकी रचना की गई थी, लेकिन इसकी रचना जो है वो दलपति राय बंशीधर ने की है। तो जसवंत सिंह में कंफ्यूज नहीं होना है आपको। जसवंत सिंह के ही एक ग्रंथ पर आधारित रचना है अलंकार रत्नाकर, लेकिन इसकी रचना जो है वो दलपति राय बंशीधर ने की है, तो इसलिए ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब गलत नहीं करना है, इसको सही कर लीजिए आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम किसने दिया है? रीतिकाल, जो रीतिकाल नाम दिया है वो तो रामचंद्र शुक्ल ने दिया है। यानी रीतिकाल को रीतिकाल किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने। जैसे कि आपका नाम जो है वो किसने रखा होगा? मम्मी पापा ने, तब तो आप वो नाम बनी। तो सबसे पहले रीतिकाल किसी ना किसी ने तो कहा होगा। तो रीतिकाल जिसने कहा है वो तो है रामचंद्र शुक्ल जी उस काल को, लेकिन श्रृंगार काल यानी कि रीतिकाल को श्रृंगार काल जिसने कहा है वो है आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। विकल्प सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 121 के लिए विकल्प सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो अब गलती नहीं करना है, क्लियर है। आगे बढ़ेंगे। अब अगला प्रश्न पूछा गया है कि रीतिकालीन कवि कौन है? रीतिकालीन कवि पूछा गया है, रीतिकालीन कवि कौन है ये आपको आंसर करना है कि रीतिकालीन कवि कौन है। प्रश्न नंबर 122 के लिए आंसर करेंगे। तो देखिए, द्विज देव जो है वो आपके रीतिकालीन कवि हैं, बल्कि और आप लोगों को यहाँ मीराबाई और रसखान में तो कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। थोड़ा विद्यापति में हो सकता था आप कंफ्यूज हो जाते, लेकिन मीराबाई और रसखान तो क्लियर है आपको भक्ति काल के हैं। तो यहाँ पर विकल्प सी द्विजदेव जो हैं वो आपके रीतिकालीन कवि हैं। आगे बढ़ेंगे। रामचंद्र शुक्ल ने जिस काल को वीरगाथा काल कहा है उसे आदिकाल कहा है। किसने कहा है उसे आदिकाल? तो ये आंसर करना है। प्रश्न नंबर 123 के लिए आंसर करिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने वीरगाथा काल को आदिकाल कहा है। विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही है, यानी आदिकाल का नामकरण जिन्होंने किया है उनका नाम है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, आदिकाल का नाम अपभ्रंश काल किसने कहा? यानी आदिकाल को अपभ्रंश काल किसने कहा है? आदिकाल को मिश्र बंधु ने कहा है आरंभिक काल, राहुल सांकृत्यानंद जी ने कहा है सिद्ध सामंत काल, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है बीज बपन काल, और प्रश्न नंबर 124 का जो सही आंसर आप लोग कर रहे हैं, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने कहा है अपभ्रंश काल। किसने कहा है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने।